जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, म्यूजो कंपाउंड, एनेंशियोमेरिज्म के बारे में पूरी स्टडी कर ली थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो उसमें कायरल एंड एक कायरल कार्बन के बारे में दिया हुआ है। तो कायरल एंड एक कायरल कार्बन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ है तो जाके वहां पे आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं समझ में आएगी। और एक चीज और, क्योंकि इस वीडियो के बाद हमको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, डीएल सिस्टम पढ़ना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, तो इसके लिए हमको फिशर प्रोजेक्शन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एंड फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब हुआ, सिमेट्री का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे कोई कायरल कार्बन है तो उसकी किस सिमेट्री बन रही है, मतलब एक हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है तो उसकी सिमेट्री। अब एलिमेंट्स का क्या मतलब, जैसे आप कहते हैं ना कि इसके इतने एलिमेंट्स है, मतलब इतने टाइप्स है, मतलब सिमेट्री के टाइप्स, सिमेट्री के कितने टाइप्स हो सकते हैं ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैव टू डिटरमाइन, मतलब अब इसका पर्पज क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को हम निकालते क्यों है, देखते क्यों है, अगर किसी में एलिमेंट सिमेट्री है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हैव टू डिटरमाइन, ये हमको मदद करती है डिटरमाइन करने के लिए। क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए, द नेचर ऑफ द कंपाउंड, मतलब जो हमारा कंपाउंड है, चाहे वो टार्टरिक एसिड है, म्यूजो टार्टरिक एसिड है, लिवो डेस्ट्रो ईटीसी, कोई भी हमारा कंपाउंड है वो हमारा आइदर सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि वो अकायरल है या कायरल है। अब फिर बात वहीं पर आ गई कि कायरल एकायरल कहते किसको है। तो ठीक है, जैसे जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया उसके लिए मैं बता दूं, जैसे कायरल कार्बन किनको कहते हैं कि जिनको जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की वो डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे ए बी सी डी, ये हमारे क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एटम जुड़े हुए, इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट हो गया वो डिफरेंट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गए, कायरल मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, और वही एक कायरल किनको कहते हैं कि जैसे कार्बन है, यहाँ पे जो स्पेशल अरेंजमेंट एटम का रहेगा वो सेम रहेगा, जैसे ए ए ए ए, तो ये हमारा क्या होगा, ए कायरल कार्बन हो गया, ए कायरल सिमेट्री हो गई। देन हमारे क्या आता है कि द नेचर ऑफ द कंपाउंड आइदर सिमेट्रिक, वो हमारा ए कायरल है या हमारा कायरल है। ठीक है, अगर हमारा कायरल है तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर ए कायरल है तो उसमें हमारी कोई भी ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। इफ ए मॉलिक्यूल पॉजेसेस एनी सिमेट्री, अगर कोई मॉलिक्यूल कोई भी सिमेट्री पॉज करता है, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों सिमेट्री हम इस लेक्चर में वेल डिफाइन करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर इन सिमेट्री में से कोई भी सिमेट्री या किसी भी प्रकार की सिमेट्री, चाहे वो आप किसी भी बुक में पढ़ ले, अगर उसमें 4 भी दिया होगा, फिलहाल 4 होते नहीं है, बाई चांस बहुत लोगों को मिल जाता है, अगर दिया होगा तो उस कंपाउंड में अगर किसी भी प्रकार की सिमेट्री है तो वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा, क्योंकि जो उसके स्पेशल अरेंजमेंट होंगे मॉलिक्यूल के वो सेम रहेंगे, वो मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएंगे, दैट्स नो अंडर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। देन जो हमारा पहला सिमेट्री है वो क्या है, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्लेन, जैसे प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन ये हो गया जैसे एक सीधा प्लेन, पेपर प्लेन है। ठीक है, ये हमारा प्लेन है, तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी मॉलिक्यूल को आप बीच से काट दीजिए और इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा एट इज सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वहीं पे हमारा पहला टॉपिक क्या है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी मिलिंग। अब इमेजिनरी का मतलब इमेज, मतलब उसकी जो छवि बनती है, मतलब दूसरी तरफ से उसकी जो छवि बनती है, डिवाइड द मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल हाफ। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल हाफ में बांट दीजिए, अगर दोनों साइड का, मतलब कहने का क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए बेंजीन लिया है, तो बेंजीन को जब आप बीच से काट देंगे तो आप देखेंगे जो इधर का हिस्सा है वो इधर का हिस्सा दोनों सेम है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, अगर इस पाई बॉन्ड को छोड़ दे, जो कि बॉन्ड हम उसमें हमारा पाई बॉन्ड नहीं लिया जाता है। तो आप जब देखेंगे, जब आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री एक खींच दी तो आप क्या देखते हैं कि जो इधर वाला देखो, अब इधर वाला पोर्शन ही भूल जाइए, मतलब ये पोर्शन आप भूल गए। ठीक है, तो आपको ये मिला, तो आपने आप क्या किए कि ये वाला पोर्शन मत कीजिए, तो क्या आपको सेम इट इज दिखा कि नहीं दिखा,
देखा। अब आप दोनों देख लीजिए कि इधर का हमारा दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसी कहीं भी कुछ भी आता है, मतलब ऐसी कुछ स्थिति आपको दिखाई देती है, तो इसका मतलब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री फाउंड कर लिया गया, और जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा सब्सटेंस होगा वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, देन जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3H CH Br तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें सिमेट्री किस प्रकार से बनी। आपने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है, बीच से काट दिया। अगर आप इस स्ट्रक्चर को सीधा ऐसे करके लिखेंगे, जैसे इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे इसे CH3 है, CH Br देन CH3। तो अब इसका ये क्या बना, हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखिए, अब इसमें क्या सिमेट्री बन रही है। आप इसको बीच से ऐसे काट दीजिए, देखिए जो सेम इट इज यहाँ पे ये वाला है, सेम इट इज यहाँ पे ये वाला है, तो ये क्या हमारी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर गई। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री शो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी सब्सटेंस है, जो हमारा कंपाउंड है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आप ये मत घबराइए कि ये वाला मतलब बीच से हमने काट दिया तो आपने यहाँ पे प्लेन एकदम सीधा काटा है, ऐसा कोई मतलब नहीं। चाहे आप हॉरिजॉन्टल काटिए चाहे वर्टिकल काटिए, अगर आपको ऐसा प्रोजेक्शन मिल रहा है तो आप उसको लीनियर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे भाषा में देखें, वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसको आप बीच से काट दीजिए। ऑब्जेक्ट को इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, मतलब वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो वहां पे क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, और वो जो हमारा सब्सटेंस होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप का आता है वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप समझ सकते हैं कि सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच का भाग। मतलब क्या होगा कि उसको हम बीच से काटेंगे। देखिए आगे हम कैसे करते हैं एग्जांपल, जब आप इसका समझेंगे तब आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ आ जाएगा। इट इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा एक देख लीजिए, हमारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, तो इसका क्या सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो हम यहाँ से काटेंगे। जैसे एक यहाँ से ऐसे काटेंगे, ठीक है, एक हमारे ऐसे काटेंगे, तो ये क्या होगी, हमारी सेंटर से हमने काटा, ना कि कहीं आगे यहाँ से काटा ना यहाँ से काटा, हमने सीधा कहाँ से काटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री से एक प्लेन लाइन खींच दी। अगर इस प्लेन लाइन को खींचने के बाद इधर के मॉलिक्यूल मतलब जो ट्रांसपोजिशन होती है, वो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव दिखते हैं। मतलब कहने का क्या है कि सेम इमेज, जैसे यहाँ पे ऑरेंज रखा हुआ, जैसे आम रखा हुआ है यहाँ भी आम रखा हुआ है, तो ये क्या हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर देगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर देगी। और जब सिमेट्री शो करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, जो कंपाउंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ए मॉलिक्यूल एंड एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, मतलब कोई भी लाइन आप खींच लीजिए, जैसे चाहे इधर से खींच लीजिए और चाहे आप इधर से खींच लीजिए, या इधर से खींच लीजिए या इधर से खींच लीजिए, आप कोई भी लाइन खींचेंगे, फाइंड ए सिमिलर स्ट्रक्चर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पे प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, a molecule in which the straight lines drawn from its center to form similar structure with opposite side and equal distance। तो मैंने आपको सीधा भी एग्जांपल के द्वारा पे, अब यहाँ पर आप एग्जांपल के माध्यम से एक समझिए, यहाँ पे जैसे ये CH3 है, यहाँ पे COH लगा हुआ है, यहाँ पे COH लगा हुआ है, CH3, चूंकि हमारे हर एक के साथ हाइड्रोजन बाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन लिखे या ना लिखे, तो अब मैंने आपको क्या कहा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप बीच से उसके पोर्शन को एक तिर्यक रेखा से काट दीजिए। तो आपने क्या किया, बीच की एक सिमेट्री आपने ली, यहाँ पर एक मतलब पॉइंट बनाया, अब पॉइंट से आपने इसको ऐसे काटा और इसको ऐसे काटा, तो आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि COOH यहाँ है, और जो इसकी लाइन ने इसको काटा COOH यहाँ भी है, तो इसका मतलब है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर गई। मतलब अपोजिट साइड पे सेम मॉलिक्यूल सेम डिस्टेंस पे हमारे उपस्थित है, इसका मतलब क्या, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारी शो कर गई। और सेम इट इज यहाँ पे भी देख लीजिए, CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारी सेम मॉलिक्यूल हमको मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये हमारा
सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रही है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। देन अगर हम इसको अनदर एग्जांपल के तौर इसी एग्जांपल को अगर मॉडिफाइड करके देखना चाहे तो देखिए कैसे, ये जैसे वो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, देखिए क्या कर दिया गया कि मैंने इसको केवल डॉटेड लाइन से दिखा दिया गया है, मतलब इस CH3H को इधर और CH3H को इधर। तो आप इसमें ना समझ करके जैसे आप सीधा उठा लीजिए कि ये CH3H एक लाइन में है, तो आप एक काम कीजिए कि इस लाइन को मतलब पूरे को आप उठा के एक अलग लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3H मतलब CH3H, ये वाला CH3H, ठीक है, देन CH3H, ये वाला CH3H। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो आपने इसकी ऑप्टिकल इमेज बनाई, जब आपने ऑप्टिकल इमेज बनाई तो क्या ये एकदम सेम टू सेम आया कि नहीं आया, मतलब इसकी ऑप्टिकल इमेज है कि नहीं है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाली मॉलिक्यूल आपने दोनों तरफ लिख लिया तो आपको क्या देखने को मिला कि ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल हमारा एकदम सेम है। इसका मतलब क्या कि वहां पे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉज कर गई। और दूसरी तरफ आप देख लिए कि यहाँ पे COOH है और यहाँ पे COOH है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक तरफ COOH लिख दिया, यहाँ पे COH लिख दिया, तो आपने इसकी मिरर इमेज देख ली तो मिरर इमेज आपकी एकदम सेम आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे चारों कोने पर आपने क्या कर दिया कि CH3 अब चूंकि सेंटर कार्बन से हमारे पूरे एलिमेंट जिस स्पेशल एटम का अरेंजमेंट है वो क्या हमारा है, हमारा एकदम मतलब स्पेशल अरेंजमेंट एटम का जो है वो सेम मॉलिक्यूल का है। अब चूंकि वो सेम मॉलिक्यूल का तो वहां पे हमारी कायरल कार्बन हो ही नहीं सकते हैं, सीधी सीधी बात है कि वहां पर एक कायरल मॉलिक्यूल होंगे या एक कायरल कार्बन होंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया था। तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 टेट्रामेथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल के तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इसे ये मीजो टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये तो फिशर प्रोजेक्शन में दे रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि इसको भी आप एक लीनियर स्ट्रक्चर में कर दीजिए। आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे COOH, ठीक है, ये वाला COOH आपने लिख लिया, उसके बाद क्या है CHOH, तो आपने क्या किया CH COOH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पे एक OH, तो आपने क्या किया इसको 20 से काट दिया। अब देखिए सेम इट इज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्री शो कर रही है। यहाँ पे कौन सी सिमेट्री कर रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रही है। ये देखिए ये हमारी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रही है, ये हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री शो कर रही है। तो इसका मतलब क्या, जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा कंपाउंड है, वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देन आप स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, जब आप बीच के कार्बन को देखेंगे तो आप इधर चाहे इधर का पोर्शन देखेंगे तो आपको इधर के पोर्शन का सेम लगेगा, इधर का पोर्शन देखेंगे तो इधर के पोर्शन का सेम लगेगा। तो यहाँ पर भी हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। देन जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है और सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें हमको रोटेशन देना रहता है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का रोटेशन देने के लिए मैं आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि मॉलिक्यूल का जो हम रोटेशन देते हैं वो होता कैसे है। तो इन दिस टाइप मतलब इन दिस दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू व्हिच व्हेन ए मॉलिक्यूल रोटेटेड एट अ सर्टेन एंगल, सीधा मतलब समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, तो उसको आपने क्या किया 180 एंगल पे घुमा दिया, ठीक है। अब आपने इस 180 एंगल पे जो आपने घुमाया उसकी आपने मिरर इमेज शो बना दी, और ये मिरर इमेज सेम इट इज इनिशियल कंपाउंड की तरह है। तो इसका क्या मतलब हो गया, वहां पे हमारी सिमेट्री शो कर गई। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्ट्रक्चर को आप सर्टेन एंगल, चाहे वो 90 हो, 45 हो, 30 हो, 180 हो, 360 हो, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। आपने एंगल को घुमाया और जो एंगल पे आपको कंपाउंड मिला, जो स्ट्रक्चर मिला, उसकी आपने एक ऑप्टिकल इमेज बनाई। अगर ऑप्टिकल इमेज बनाने के बाद वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमारे सेम इट इज इनिशियल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के जैसे आता है, तो वहां पे हमारी सिमेट्री कॉज कर जाएगी, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आई होप यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट इज दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री थ्रू व्हिच व्हेन ए मॉलिक्यूल रोटेटेड एट अ सर्टेन एंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म ए सेकंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जब उसको आप किसी एंगल पे घुमाएंगे तो उसका एक दूसरा स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा। एंड द सेकंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अंडरगोज मिरर इमेज। आप क्या करेंगे कि जो सेकंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की आप मिरर इमेज बनाएंगे, व्हिच आर सिमिलर टू प्राइमरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि प्राइमरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सेम होगी। तो इसका मतलब वहां पे सिमेट्री काम करेगी। कौन सी सिमेट्री बन गई, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
देन आता है हमारा ऑन फोल्ड अल्टरनेटिंग, मतलब ऑन वन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस रिप्रेजेंट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब शुरुआत मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के द्वारा, व्हाइल टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर वन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस होती है तो वहां पे क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉज कर जाएगी। लेकिन अगर टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब फोल्ड कैसे पता करते हैं, तो फोल्ड इज इक्वल टू n बाई 360। एन का मतलब एन का मतलब होता है एंगल। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये हमारा एग्जांपल हो गया, फोल्ड इज इक्वल टू n बाई 360। तो किसी मॉलिक्यूल को हमने मान लीजिए 180 डिग्री पे घुमाया, तो 180 बटा 360, तो इसका आपका क्या मिलेगा, 1/2। सीधी बात है, 1/2 मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो टू फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस हो गया, तो वहां पर हमारा क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करेगी। ठीक है, देन यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे ये देखिए, हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, 3,4 डाइक्लोरो 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन है। मतलब अब इसका दो, जैसे ये हमारा जो पार्ट है 3,4 डाइक्लोरो, ठीक है, 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन हमारा कंपाउंड है। अब इसको आपने 180 डिग्री पे घुमा दिया, तो आपको ये आपको कैसे मिला, कैसे आपने घुमाया, ये हमें आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे घुमा। देखिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा हुआ है, आप इसको नोट्स में कॉपीराइट मत कीजिएगा, कर भी सकते हैं समझने के लिए। जैसे ये हमारा एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, मतलब उसको मैंने एक ऊपर वाला पार्ट को ले लिया, तो उसका ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया, तो C2H5 CH3 NCl। जब आपने इसको 180 पर, अब 180 का क्या मतलब होता है कि आप इसको इतना घुमाएंगे या इतना घुमाएंगे। तो जब आपने इसको इतना घुमाया, ठीक, इतना घुमाया, तो आपने क्या पाया कि जो ये C2H5 है, ये उठ के हमारा इधर से रोटेट होते हुए Cl के स्थान पे आ गया। क्योंकि अगर देखिए यहां से आपने इसको ऐसे घुमाया, इतना आया, अगर आप इसको फिर इतना से लेकर के इतना फिर घुमाते हैं तो ये 360 घूम जाएगा। तो आपने क्या किया कि इसको लेकर 180 पे घुमाया, तो आपका जो C2H5 है वो Cl के स्थान ले लिया। चूंकि आप Cl का स्थान ले लिया, अब बात आती है CH3 के, तो अब CH3 को जब आप 180 पे आपने जब घुमाया, ठीक है, तो ये इसने किसकी जगह ले ली, C2H5 की जगह ले ली, और Cl ने किसकी, CH3 की जगह ले ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ मतलब आपका वो मिरर इमेज शो कर गया। तो अगर आप जनरेटर में देखेंगे तो जो इसका फॉर्मुलेशन, जैसे C2H5 उठ के यहाँ पर आ गया, Cl आपका नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा मतलब इसको जैसे इस लाइन में है तो आपने इस लाइन में कर दिया, मतलब 180 डिग्री पे घुमा दिया। तो आपने इस मॉलिक्यूल में क्या किया, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया दिया कि ये ऐसे इतने पे घूमेगा। लेकिन जब आप इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के इसका एंगल पे इसको घुमाएंगे, तो अगर वो हॉरिजेंटल है तो वो मतलब अगर वो वर्टिकल है तो वो हॉरिजेंटल में आ जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया है कि इसको वर्टिकल में है तो इसको मैंने हॉरिजेंटल में कर दिया है। सेम इट इज आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या किया, देखिए, सॉरी, देखिए, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि इस मॉलिक्यूल को आपने 180 पे घुमा दिया और ये हॉरिजेंटल वाले को आपने वर्टिकल बना दिया। अब आपने क्या किया कि इस वाले मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दिखाई। अब जब इस वाले मॉलिक्यूल की मिरर इमेज आपको ये दिख रही है, तो अब आप ये देखिए, हमारा जो ये मिरर इमेज है और ये मिरर इमेज है, इसमें कोई डिफरेंट है नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वहां पे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो कर गई, तो वहां पे वो कंपाउंड हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो आई होप आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई होगी। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में देखना है RSNDL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए हमको कुछ चीजें जानने चाहिए, जरूरी है, जैसे कि फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है, काम कैसे करता है, ये भी आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टडी द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करने से पहले वी हैव टू नो अबाउट द फिशर प्रोजेक्शन। हमको फिशर प्रोजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कोई वेल मेयर स्ट्रक्चर देता है तो उसको हम फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करके उसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन सबसे पहले किसने दिया था, एमिल फिशर ने दिया था। फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ए कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए एस्टिमेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एसेंशियल। अब देखिए, अब आप जब आगे चलेंगे तो वहां पे 4 डायमेंशन मिलेगा, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो जाती है उसको हम अपनी आंखों से दूर कर देते हैं, नजरों से दूर कर देते हैं, तो वो हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बचता है। तो उसको समझने के लिए हमको फिशर प्रोजेक्शन समझना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द फिशर, मतलब फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, कायरल सेंटर
और स्टीरियो सेंटर मतलब कार्बन के सेंटर या कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड एज अ क्रॉस which is the intersecting point of a horizontal and vertical row। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे ये आपका कायरल कार्बन है, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसने आपको बीच में क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो यही बता रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है किसकी, होती है हॉरिजॉन्टल, और मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की एंड वर्टिकल लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है, और ये हमारे क्या होता है, स्टीरियो सेंटर होता है। तो ये हमारे एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों है, ये जब हम डीएल सिस्टम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इसको क्या डी क्यों कहा गया, एल क्यों नहीं कहा गया। सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पर OH है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट इससे हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए इसको हम डी कहा गया यार, सीधा बात है और क्या। जब वो तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो वो देन आता है हमारा कि सबसे मेन टॉपिक आता है हाउ टू कन्वर्ट फ्लेइंग वेट फार्मूला। मतलब कहने का क्या है कि फ्लेइंग वेट फार्मूला से आप किसी मतलब फ्लेइंग वेट स्ट्रक्चर से या फार्मूला से आप फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक नियम याद रखिए कि आप ये वाला जो है मतलब इसका क्या मतलब होता है, हम इसको बहुत दूर अपने आप से लेके जा रहे हैं, और इसका मतलब क्या होता है थर्ड प्रायोरिटी पे, तो ये एच हमारा बना रहता है। अब देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक हमारा क्या है फ्लाइंग वेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आपने इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया तो जो हमारे मतलब पाइप, ये हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रिक्टली बॉन्ड है, मतलब टूटेगा जल्दी नहीं, बाहर नहीं भागेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन पे लिखेंगे, जैसे AC आपने वर्टिकल लाइन पे लिख दिया। अब इसको आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है, मतलब इस तरह से जा रहा है। तो अब जब आप देख रहे हैं कि इस तरह से जा रहा है तो अब देखिए ये उंगली आपके तरफ आ रही है और ये उंगली आपसे दूर जा रही है। तो क्या करेंगे कि इस उंगली को आप अपने से दूर लेकर जाएंगे, मतलब लोअर प्रायोरिटी इसकी हो गई। तो इस उंगली के आप इसको अपने दूर लेकर जाएंगे और इस उंगली को आप अपने पास लेकर आएंगे। सेम इट जो यहीं पर हुआ है कि जो डी वाला है ये हमसे दूर भाग रहा है और जो बी वाले हैं वो हमसे थोड़ा पास में है। तो जो हमारा सबसे दूर भागेगा, मतलब जो हमसे दूर भागने की कोशिश करेगा उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा होता है वो कम काम करता है। इस तरह से याद रखिए कि जिसकी हमको जरूरत नहीं होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। जैसे आप दाहिने हाथ से काम करते हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं तो आपको दाएं हाथ की ज्यादा जरूरत होती है और बाएं हाथ की कम जरूरत होती है। तो बाएं हाथ आपने क्या किया गया कि अदरवाइज के लिए छोड़ दिया और जिसकी जरूरत है उसको आपने राइट साइड में दे लिया। अब ये आपकी मान लीजिए आंख है, ये मान लीजिए कान है, तो आपको नेसेसरी है, आप एक भी तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मतलब उसमें एटम्स लगा के देखें, ठीक है, तो CH3 C2H5 HNCl। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो Cl लिखा हुआ है, देखिए जैसे ये Cl है तो इसका आप एटॉमिक नंबर भी देख लीजिए 17 होता है, इसका H का हमारा 1 होता है। तो इसको सीधा मतलब H को हम बाहर निकालेंगे और Cl को अपने पास रखेंगे। तो आपने क्या किया कि H को आपने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, Cl को यहाँ पे, चूंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारी इस बॉन्ड से बने होते हैं उसको हम वर्टिकल लाइन पे लिख लेते हैं। तो अब इसकी जब मिरर इमेज बनाएंगे तो आपका जो ये वाला मतलब जो Cl ये वाला इधर भाग जाएगा और ये वाला H इधर भाग आएगा, तो हमारी ऑप्टिकल इमेज हो गई। तो मैं आपको केवल फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेम इट इज उसका एग्जांपल है। अब इसके रूल्स होते हैं, जैसे पहला रूल्स क्या है, एक फिशर प्रोजेक्शन कैन बी रोटेटेड 180 टू गिव एनंशियोमर्स। अगर फिशर प्रोजेक्शन को हम 180 डिग्री पे घुमा दें तो हमको एनंशियोमर्स दे देते हैं। अब एनंशियोमर्स क्या होते हैं कि वो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की ऑप्टिकल इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनको क्या कहते हैं, एनंशियोमर। तो आपने इसको 180 पे घुमा दिया, मतलब इसको आपने ऐसे घुमा दिया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए वाला है नीचे आ गया, ठीक है, डी वाला आपका इधर आ गया, ठीक है, सी वाला आपका इधर आ गया, तो 180 पे घूम गया। तो अब आप इसको उठा के ऐसे रखिए, उठाइए, उठा नहीं उठा, उठाइए फिर से उठाइए, नहीं उठ रहा ना, तो उसको उठा के आप ऐसे उठाइए, तो डी पे सी आया तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया। तो ये हमारा रूल पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है, यहाँ पे देखिए एक मिनट, जो सेकंड रूल हमारा है, ए फिशर प्रोजेक्शन कैन नॉट रोटेटेड एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोटेट नहीं कर सकता है, क्यों, दी कन्वर्ट हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड लीडिंग टू अननेसेसरी कंफ्यूजन, और हमको अननेसेसरी जो हमको जरूरत नहीं होती है वो हमको लीड कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे 90 पे दिखा दिया, तो यहाँ पे आपको कुछ सही समझ में आ रहा है, बी या हमारे हॉरिजॉन्टल पे था तो आपने इसका क्या कर दिया, जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा गया इपलिंग रूल, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इपलिंग रूल, मतलब मॉलिक्यूल का स्पेशल अरेंजमेंट को
रीअरेंज हमने कर दिया तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगी। देन थर्ड हमारा लॉ आता है स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी रिटेन एनी 3 सब्स्टिट्यूएंट व्हाइल द वन सब्स्टिट्यूएंट इज हेल्ड स्टेशनरी, मतलब आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे तो मेरा मेन मकसद क्या था कि वेल मेथड को मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को आप फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है, फिशर प्रोजेक्शन इज अ immense value in projecting structure of carbohydrate and amino acid it is मतलब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है, बट आपको जानकारी रहे इसके बारे में तभी आप आरएस यानी डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। तो अगर होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो कमेंट करके हमको बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किस पर होगा, हमारा असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल में रिलेटिव डी एंड एल मतलब डेक्स्ट्रो एंड लीवो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और मैंने आपको ज्यादा बोर भी ना किया हो और आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो माई फैमिली मेंबर्स और माई लेटेस्ट लर्न फार्मेसी मेंबर्स।